गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में देखा और हमने ये देखा कि किस तरीके से लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस में समानता होती है, इक्विवेलेंस होती है। हमने कई सारी इंसिडेंसेस देखी कि दोनों में सिमिलाई भी होती है। इन थ्योरी के बेस पर साइंटिस्टों ने न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह मान करके अ, आगे स्टडी करनी शुरू करी और इससे जो ऑब्जर्वेबल कुछ पैरामीटर हैं, स्पेशली फिशन और फ्यूशन, उनको समझाने का प्रयास करा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि बोर्स और व्हीलर ने 1939 के अंदर फिशन की थ्योरी दी और उससे उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश करा। तो आज हम जो बेसिक काम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि बोर्स और व्हीलर ने किस तरीके से फिशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने का काम करा। बोर्स और व्हीलर ने ये माना कि इनिशियली न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है और स्टेबल होता है। उसमें बाइंडिंग फोर्स सफिशिएंट होते हैं जो उसको बाइंड रखने के लिए नेसेसिटी रखने के लिए आवश्यक है। अगर इसको कहीं से बाहर से एनर्जी मिलती है, एक्साइटेड एनर्जी मिलती है, तो उसमें सम चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ऑसिलेशन डेवलप हो जाते हैं। ऑसिलेशन डेवलप होने के कारण उसकी जो शेप स्फेरिकल है वो डीफॉर्म हो जाती है, वो इलिप्सॉइडल की तरफ बढ़ने लग जाती है। अगर इनिशियल एनर्जी सफिशिएंट है कि वो इलिप्सॉइडल शेप को डंबल शेप में लाने की ले आए, तो इसके फिशनेबल होने के चांस बनते हैं। और अगर बाय द वे जो एक्सटर्नल एनर्जी थी वो इनसफिशिएंट हो, जो उसको इनिशियली डिस्टर्बेंस तो हो, उसमें शेप चेंज हो इलिप्सॉइडल, मगर इलिप्सोइडल शेप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ऐसा होगा तो वो ब्रेकअप नहीं होगा। और अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो उसको क्या कर देगी, डंबल शेप में लेके आ जाएगी और डंबल शेप के बाद में वो ब्रेकअप हो जाएगी। तो बोर और व्हीलर ने जो इनिशियली थ्योरी डिस्कस करी उसमें माना कि कोई भी एक सिंगल ड्रॉप दो सिमेट्रिकल स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर ब्रेक हो जाती है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जेड और एन की वैल्यू जो है आधी आधी हो जाती है। एक बार ये मान के चल रहे हैं कि भाई वो दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी सिमेट्री की वो कम थी, मगर एक थ्योरी को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये मान करके चला। इस थ्योरी के बेस पे से और सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला को कंसिडर करते हुए उन्होंने दो थ्योरी के बारे में, दो स्पेशली पॉइंट के बारे में विशेष रूप से फोकस करा। उन्होंने ये कहा कि जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस टेंशन वाली, जो अपने सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला में पांच कंपोनेंट थे, पांच कंपोनेंट में से दो को उन्होंने बड़ा क्रूशियल माना और उन्होंने कहा कि जो सरफेस एनर्जी है वो बेसिकली न्यूक्लियस को बाइंड करने का काम कर रही है, वो बाइंड करने का काम कर रही है ना। जो सरफेस टेंशन है बेसिकली वो न्यूक्लियस को इकट्ठा रखने का काम करता है और उसकी शेप बनी हुई है। और जैसे ही डिफॉर्मेशन आता है तो ये जो इसके न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाने से उनके बीच में क्या हो जाएगा, उनकी उनकी शेप चेंज होने का के कारण जो सरफेस एनर्जी है वो वापस उनको ओरिजिनल स्फेरिकल शेप में लाने का काम करेगी, जबकि कूलॉम फोर्स उनको दूर ले जाने का काम करेगा। जी, ये बेसिकली, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम तो सरफेस एनर्जी कर रही है, जबकि जो कूलॉम फोर्स है वो उसको ब्रेक करने का काम कर रही है, नेगेटिव एनर्जी के रूप में काम कर रही है। अगर कूलॉम इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी है उसकी वैल्यू जो सरफेस एनर्जी वाली जो एनर्जी की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाए तो बॉडी डंबल शेप में आ जाती है और वो फिशन हो जाता है। और अगर सरफेस एनर्जी जो है उसका मैग्नीट्यूड कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, कूलम एनर्जी के मुकाबले, तो इनिशियली जो भी डिस्टर्बेंस आया है वो हिल के डुल के थोड़ा सा डंबल वंबल करके और वापस अपनी धीरे धीरे वो सिलेक्ट करता करता अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। इस बीच में कोई छोटे छोटे गामा रे,
बीटा रे ये एमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट को वापस एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पर जो बोर और व्हीलर ने माना वो दो एनर्जी को फोकस में लेते हुए, दो एनर्जी को कंसिडर करते हुए सारा का सारा उन्होंने काम करा। हम इन दो थ्योरी, इन दो एनर्जी के ऊपर ही फोकस करते हुए और हमारा आगे का जो रिजल्ट है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, या मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया कि बोर और व्हीलर की थ्योरी है। और इसमें जो बेसिकली जो दो कंपोनेंट काम आएंगे, सिमेट्रिक। एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, मैं जब मैंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के रूप में बात करी थी तो मैं एक छोटी सी बात को कहना भूल गया था कि उन्होंने इसको स्फेरिकल ड्रॉप तो मारा साइंटिस्टों ने न्यूक्लियस को, मगर चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप के रूप में माना। ये एक पॉइंट को नोट करना है ना। तो अपनी जो लिक्विड ड्रॉप जो न्यूक्लियस होता है वो चार्ज लिक्विड ड्रॉप के इक्विवेलेंट माना। तो मैं एक शब्द जो भूल गया था वो ये है कि चार्ज जो शब्द था वो मैंने इंक्लूड नहीं करा था। तो आप इसको ध्यान रखें कि ये चार्ज लिक्विड ड्रॉप के रूप में इसको लेकर के काम करना, तभी कूलम फोर्स वगैरह क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। ठीक है ना। तो ये हम बेसिकली काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी कंपोनेंट है, मैं केवल अब दो कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा। कौन कौन सा? एक तो सरफेस एनर्जी के बारे में और एक कूलम एनर्जी के बारे में। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ई सरफेस प्लस ई कूलम, और दोनों का अपन बिहेवियर देखेंगे कि क्या बिहेवियर होता है, कैसे होता है। हमने इनके लिए जो सेमी न्यूमेरिकल मास फॉर्मूला था और मैं सबकी इनकी वैल्यू को निकाला भी था। आपको रिकलेक्ट कराता हूँ कि जो ई एस की वैल्यू थी वो एक कांस्टेंट ए एस था, और ए की पावर कितना था, 2/3 के प्रोपोर्शनल थी। क्योंकि जो सरफेस एनर्जी है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और आर जो है वो ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 2/3। और भी फैक्टर है यहाँ पर, 4πr0², ठीक है ना, और टॉप भी आएगा, सरफेस टेंशन भी आएगा, ये सब चीज़ें होती है। मगर हम यहाँ पर अभी उनको सब कॉन्स्टेंटों को ए एस के अंदर शामिल करे हुए हैं। जो दूसरी एनर्जी है, जो कूलम एनर्जी है, उसकी जो वैल्यू थी, हमें ध्यान है, ए सी थी, और जेड इंटू जेड माइनस वन, अगर अपने को ध्यान हो, अपॉन आर, इसके प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आता है। मगर मैंने कहा जेड अगर लार्ज हो तो हम जेड इंटू जेड माइनस वन को जेड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो जो सरफेस एनर्जी का जो कंपोनेंट था वो हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3। ये बेसिकली हमारे पास इनिशियल एनर्जी हम कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल ड्रॉप थी उसकी ये एनर्जी थी। अब जैसे ही न्यूक्लियस को एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी, इसकी शेप स्फेरिकल से डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और वो जो डिफॉर्मेशन है वो हम लेजेंड्री पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू को इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो इलिप्सॉइडल सरफेस होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक शब्द आता है, वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रूप से काम करेगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, इलिप्टिसिटी क्या होगी, उतनी ही लार्ज होगी। ठीक है ना। और वो ब्रेकअप करने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो हम अगर इस थ्योरी को काम में लें, ठीक है ना, इसमें एक छोटा सा बात को ध्यान रखना है कि जो बोर और व्हीलर ने माना कि जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल ड्रॉप से जब ब्रेकअप होती है दूसरे में, तो ये इस तरीके से करती है कि उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मेंटेन करते हुए काम करती है। जैसे ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री काम में ले लेगा तो हम जो 3 डायमेंशन है उससे 2 डायमेंशन के ऊपर अप्रोच कर जाएंगे। और इस केस में हम जो हमारा डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस है उसको एक इलिप्स के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। और इलिप्स के रूप में जब हम ट्रीट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो रेडियस है, वो जो नई रेडियस है, वो अगर सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस हो जाए तो हम एक कांस्टेंट ए और बी जो रेडियस के होते हैं वो दोनों हम काम में ले सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू आती है वो बन जाती है आर 1+एप्सिलॉन, और ये हो जाएगी आर अपॉन अंडर रूट 1+एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये इलिप्टिसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब
जो न्यूक्लियस है उसको हम मान के चल रहे हैं कि अब उसकी शेप कैसी होगी, इलिप्सोइडल होगी। एक एक्सिस तो मेंटेन है और बाकी शेप क्या होगी, इलिप्स के रूप में होगी। तो मैंने सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इनको कंसिडर करते हुए अपन फॉर्मूला काम करते हैं। तो अगर मैं रेडियस को, जो यहाँ पर इसमें रेडियस फैक्टर था ए एस के अंदर, अपने को जाने, मैंने कहा 4πr² है, ठीक है ना, और आर स्क्वायर के अंदर रेडियस आ रही है। तो अगर मैं इन फॉर्मूलों को इसमें सब्सटीट्यूट करूँ ए और बी के, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं हायर ऑर्डर के जो डिफॉर्मेशन हैं उनको नेग्लेक्ट करते हुए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसको अगर अपन ई डैश ई एस लें, तो इसकी वैल्यू हमारे को ए एस ए की पावर 2/3 और ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट और आ जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/5 एप्सिलॉन स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट, इसमें हायर ऑर्डर भी डिफॉर्मेशंस होते हैं, मगर यहाँ पे हम केवल क्या कर रहे हैं, बेसिकली हायर टर्म को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर अब कूलम वाली एनर्जी को निकालें, तो कूलम एनर्जी की वैल्यू आती है ई कूलम डैश, इसकी एनर्जी आ जाएगी ए सी Z² ए की पावर 2/3, ये तो रहेगी, ये आती है 1 - 1/5 एप्सिलॉन स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपन कह सकते हैं कि सारी की सारी चीजें, देखिए ये जो सरफेस एनर्जी है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये बाइंड करने का काम कर रही है, ये बाइंड करने का काम कर रही है। और जबकि जो कूलाम की करंट जो एनर्जी आई है वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी इसको और ज्यादा डिफॉर्म करने का, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना हमारे को कि ये चीज है। तो अगर हम एक एनर्जी निकाल लें कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैसे निकालें, ये वाली नई वाली एनर्जी और जो पुरानी वाली एनर्जी है, इन दोनों का क्या ले लें, डिफरेंस ले लें, और उसमें देखिए कि किस तरीके से डेल्टा ई हमारे पास सस्टेन करता है। तो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई कर दें, और ई डैश की वैल्यू कितनी है, ई डैश की वैल्यू है ई एस डैश प्लस ई सी डैश माइनस ई एस माइनस प्लस ई सी, और इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अगर इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, सारी वैल्यू इक्वेशन 1, 3 और 4 को इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाता है ए एस ए की पावर 2/3 1 + 2/5 एप्सिलॉन स्क्वायर -1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए सी Z² ए की पावर 2/3 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 5 -1। इस 1 को इस 1 से काट दें, इस 1 को इस 1 से काट दें, तो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा ए एस ए की पावर 2/3 माइन, और साथ में कंपोनेंट के अंदर है 2/5 एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहाँ से माइनस आ जाएगा माइनस ए सी Z² ए की पावर 1/3, और यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 5। ये बेसिक, अगर ये एनर्जी का कंपोनेंट इस एनर्जी के कंपोनेंट से ज्यादा है, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो डेल्टा ई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। और अगर ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया और ये कंपोनेंट कम हो गया, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होते क्या हो जाएगा, वो फिशनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, वो ये निकाल सकते हैं कि डेल्टा ई पॉजिटिव है तो स्टेबल है, नो फिशन, एंड इफ डेल्टा ई इज नेगेटिव
अनस्टेबल एंड फिशनेबल। ये मेन कंक्लूजन हमारे जो डेवलप होते हैं वो ये वाले कंक्लूजन डेवलप होते हैं। तो सारा का सारा जो काम है वो इस डेल्टा ई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम एक छोटा सा देख सकते हैं कि इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की दो कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो हम इनको क्रिटिकल एनर्जी के रूप में निकालने का काम करते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन कब आती है, क्रिटिकल एनर्जी कब, क्रिटिकल सिचुएशन मतलब डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे हम थोड़ा सा हम आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल सिचुएशन क्या हो जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। और डेल्टा ई 0 का मतलब क्या हो गया, ए एस ए की पावर 2/3 और मैं 2/5 को बाहर लिख देता हूँ, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 और यहाँ पे 1/5 कर देता हूँ, यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर कर देता हूँ इक्वल टू 0 और करके कर दें 2/5 ए एस ए की पावर 2/3 एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू 1/5 ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3। एप्सिलॉन स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 5 और 5 को भी कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं एक पैरामीटर निकालता हूँ, ये ए की पावर 1/3 और 2/3 ये मिला करके ए कर देता हूँ, तो मेरे पास एक टर्म आ जाती है जेड स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाता है, 2as, ठीक है ना, 2as अपॉन ए सी। अगर ए एस और ए सी की वैल्यू को अपन सब्सटीट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करें और कुछ इसमें जो इंटरेक्शन टर्म है उनको इंक्लूड कर दें, तो इंक्लूड करने के बाद में ये देखा गया कि इसकी वैल्यू क्या आती है, कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 50। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि इफ जेड स्क्वायर अपॉन ए इज ग्रेटर देन 50 तो फिशन होगा। क्योंकि उस केस में डेल्टा ए क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। एंड इफ जेड स्क्वायर अपॉन ए इज लेस देन 50 तो ये स्टेबल न्यूक्लियस की डेफिनेशन आ जाएगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो हमें इससे मिलता है। ए सी और ए एस की वैल्यू हम अपने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें निकाल चुके हैं और इस सारी की सारी थ्योरी को हम पिक्चर के रूप में शो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे शो कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा आपको फिगर बना करके बनाता हूँ। इनिशियली जो न्यूक्लियस है वो उनको स्फेरिकल मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको कुछ एक्साइटेड एनर्जी मिली तो इसकी शेप क्या हो गई, डिफॉर्म होना शुरू हो गया। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, इसकी शेप क्या हो गई, इलिप्सोइडल के रूप में होनी शुरू हो गई। ये बेसिकली इसकी शेप होनी शुरू हो गई। अब इसमें जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स कूलम फोर्स है और जो सरफेस फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसको बाइंड करने का काम, वो अगर सफिशिएंट है रिपल्सिव फोर्स तो वो इसकी शेप को मोर एंड मोर डिफॉर्म करता जाएगा। तो वो इसकी शेप को अगर इस शेप में लिया था, डम्बल शेप में अगर ये लिया था, अगर यहाँ पे डेल्टा ई पॉजिटिव है तो वापस इसी में आ जाएगी, अगर डेल्टा ई निगेटिव है तो यहाँ से इस स्टेप से क्या हो जाएगा, इसकी शेप डम्बल शेप होना शुरू हो जाएगी और डम्बल शेप होते होते इसकी शेप ऐसी बन जाएगी और ज़्यादा ये हो जाएगा,
और इसके बाद में क्या हो जाएगा, दो सिमेट्रिक ड्रॉप के रूप में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, यहां से यहां कब आएगा, इफ डेल्टा ई इज लेस देन 0, और ये कब होगा, जब जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना है, 50। डेल्टा ई नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि ये अपने पास बेसिकली टर्म आ गया। और अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है तो ये वाली स्टेप क्या हो जाएगा, वापस थोड़ा अनस्टेबिलिटी होगी, अल्फा बीटा गामा रे कुछ निकल करके ये वापस क्या हो जाएगी, अपनी इसी शेप को एक्वायर कर लेगा। तो ये स्फेरिकल है, ये एलिप्सॉइडल है, ये डबल शेप है, और ये डम्बल शेप का और डिफॉर्म फॉर्म है, और ये क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। इस केस में कब आएगा, जब डेल्टा ई नेगेटिव होगा। डेल्टा ई नेगेटिव होने का मतलब है कि कूलाम जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, सरफेस कंपोनेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और ज्यादा होने का मतलब है ग्रेटर देन, तो हम देखेंगे जेड स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 50 से ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, फिशनेबल होगा, और 50 से कम है तो ये वापस अपने पुराने शेप को एक्वायर कर लेगा। ये सारी की सारी बोर्ड्स और व्हीलर की थ्योरी है, जिसको हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए, और इसने बहुत प्रॉब्लम जो उस समय सस्टेन कर रही थी उसके बारे में। इसके अलावा भी और थ्योरी बाद में डेवलप हुई, ठीक है ना, मगर उनके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, आप किताबों से पढ़िए, और जितनी नॉलेज गेन करेंगे वो सब फायदे करेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।